महेश्वरी पांडे जी, आप अपना मत रखिए आज के विषय पर। महेश्वरी पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। आप हाँ आप बात रखिए, बात बढ़ाइए। हाँ। महेश्वरी पांडे जी, ये जो आज का विषय है यजमान का, और उसमें 30 विषय बताए हैं, तो उसके बारे में अपना मत रखिए। महेश्वरी पांडे जी, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं? प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज जुड़ गए हैं, तो मैं प्रेमानंद जी से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर अपना मत व्यक्त करें। प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा विषय जरा सा बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी हाँ अभी आया हूँ, देखा नहीं मैंने। हाँ, वो जो यजमान का है और उनके 30 विषय है ना, गांव के हैं? गांव के विकास के लिए यजमान की भूमिका, और 30 विषय उसमें हैं, उसके बारे में चर्चा होनी आज। जजमान की भूमिका। हाँ जी। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया विषय है। ग्राम समाज में हो या वार्ड समाज में, जो भी जजमान व्यवस्था होती है वो लगभग भी ग्रहों से, हर घर से जुड़ी हुई होती है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्रेमन जी? प्रेमानंद जी, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, फोन आ गया था, फोन। अच्छा, ठीक तो ठीक। हमारे जितने भी समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज हम ग्राम समाज को अगर बेहतर दिशा देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी वहाँ के पुरोहित गण हैं, उनके माध्यम से भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका लगभग सभी घरों घरों में आना जाना, विचार विमर्श रहता है। और जो हम लोग योजनाएं अपनी लेकर चल रहे हैं, गुरुकुल की या किसान की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो इस विधि से बहुत अच्छा डेवलपमेंट उसका हो सकता है। हमको सभी को साथ में लेके चलना है। इस पर हम लोग पूरा जोर दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर विरोधाभास दिखने लगता है। अब पंजाब ले लीजिए, पंजाब की एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां मेरी बात हो रही है। तो पंजाब को हम अपने देश से अलग तो मान नहीं सकते। वहाँ की समस्याएं, जो ग्राम समाज की समस्याएं उत्तर प्रदेश में हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, जो और भी किसी प्रदेश में हैं, और या पंजाब में हैं, तो जब हम लोग सभी पूरे भारत में काम करने की योजना बनाकर काम कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी प्रदेश को अछूता छोड़ा जाए या उस पर ध्यान न दिया जाए। कल अभी मेरे पास जो वहाँ चर्चा हुई, उसमें 250 कुंटल बासमती चावल जैविक, इसकी पूरी गारंटी है। अगर कहीं कोई टेस्टिंग लैब हो तो टेस्टिंग लैब भी, और देसी गाय का दूध 15,000 लीटर महीने में मिल जाएगा। तो जो योजनाएं हमारे बीच में आ रही हैं, हमारा तो कहना यही है सभी लोगों से कि उन योजनाओं पे उस प्रांत की, उस जिले की मदद होनी चाहिए,
वो चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो। अगर वो कोई चीज अपनी बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग के लिए हम लोग जोर शोर से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छा बेहतर सबका जीवन बनाना चाहते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर के इस पर प्रयास करें, क्योंकि मान लिया कहीं भी जहर युक्त खेती शुरू थी, आज अगर वो सुधार लाना चाहते हैं, माल नहीं बिक रहा है, तो वो सुधार कैसे ला सकते हैं? आज हम अपने घर में सभी लोग पूजन पाठ अपनी रीति रिवाज अपने विधि से करने लगे, तो जितने भी हमारे ब्राह्मण कुल के जो पंडित लोग हैं, वो बेचारे सब बेकार हो जाएंगे। उनके जजमान जो भी हैं, उन्हीं से उनका अपना भरण पोषण होता है। पंडित जो पूजा पाठ कराते हैं, और अगर वो ये सोच ले कि हमको फलाने के यहाँ नहीं जाना है, हमको ढमाके के यहाँ नहीं जाना है, या हमको उस राज्य में नहीं जाना है, या हमको उस प्रदेश में नहीं जाना है, तो ये उनके लिए ये सोचना गलत होगा, और इस तरीके से कोई व्यवस्था चल भी नहीं सकती है। वो तो सबको एक समान मानते हैं, और सबके घर में जाकर के जो भी उनका भजन पूजन होता है कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने की उनकी उम्मीदें उनके साथ जोड़ते हैं कि आप लोग खूब फूलो फलो, जिससे कि उनका भी अपना काम चले। तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सभी का ध्यान रखा जाए, सभी के साथ मिलकर काम किया जाए। पंजाब में कोऑपरेटिव बनने को तैयार है, और मैं प्रयासरत हूं। मैं किसी भी प्रदेश को, किसी भी जिले को छोड़ नहीं सकता। कानपुर में अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तमाम लोग करने वाले हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई ऑफर आ रहा है तो उसको भी करने की जरूरत है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दूज को, आज का त्योहार भाई दूज, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की बहनों और भाइयों में आपस में खूब प्रेम प्रगाढ़ हो और जीवन खुशमय बीते, यही हमारी सबके लिए भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमानंद जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं अभी अभिषेक से निवेदन करूंगा कि आज के विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें। यजमान और पुरोहित का विषय है या क्या विषय? यजमान के आपको 35 के अधिकार बताए हैं, तो मैं अभिषेक से निवेदन करूंगा कि आपके विषय, आज के विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें, ताकि लोगों के ध्यान में आ जाए बात आपकी। अभिषेक जी। अभिषेक जी। अभिषेक जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ, चलो अभिषेक जी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं अभी देवदत्त गंगवासी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार रखें आज के विषय में। देवदत्त गंगवार। देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? बलदेव जी प्रणाम। नमस्कार 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 नमस्कार। महाराष्ट्र से आज का विषय है ग्रामीण हाँ एरिया और कौशल्य। जो सब्जेक्ट है कि ग्रामीण एरिया में जो काम होना चाहिए और हाँ जी, कौशल्य और उद्योग बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर सब्जेक्ट है आज का दिया हुआ। कौशल्य और और इसके उद्योग। ऊपर काम करने की जिम्मेदारी अपने स्टेट से हर आदमी ने करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है। हर आदमी का स्टेट बड़ा बड़ा है, जैसा मेरा महाराष्ट्र बड़ा है, 36 जिले हैं, और इसी में क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर
नालंगे जी, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, मैं थोड़ा सा हाँ इंटरवीन करूंगा। आवाज आ रही नेट मैं थोड़ा हाँ इंटरवीन करूंगा मीटिंग में। हाँ जी, हाँ देखिए जी, हाँ क्या जी। है कि हमारा जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा आधारित जो उद्योग हैं और जो हमारी जजमानी सिस्टम था उसका वर्तमान समय में कौशल प्रशिक्षण देकर किस तरह से उनको वर्तमान समय के अनुसार स्थापित किया जा सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। अपने देश में जो 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है, 1 अरब 50 करोड़ की आबादी में 75 करोड़ लोग हर महीने कटिंग कराते हैं, बालों की कटिंग कराते हैं। और एक कटिंग का औसतन जो रुपया लिया जाता है आज, वो 50 से लेके और 500 हजार तक लिया जाता है। मान लेते हैं 50 रुपए पर कटिंग का है। तो सिर्फ और सिर्फ कटिंग से ही जो है 75 × 50, मतलब कि एक बहुत बड़ा, जिसे हजारों करोड़ का कारोबार है सिर्फ कटिंग का, बालों की कटिंग का। और इसी तरीके से सेविंग है, फेशियल है। ये एक बताया, इस तरह की 36 विषय है सेवा के, 36। और अभी सब में कॉमर्शलाइजेशन चालू हो गया है। अब ऐसे दौर में जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, जो लोग अपने पुश्तैनी धंधों से जुड़े रह गए या अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो आज के दौर के हिसाब से उन्होंने अपने को अपग्रेड नहीं किया, तो चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो कोई भी हो, इसको जातियों से ना जोड़कर देखा जाए, इसे स्किल से जोड़ के देखा जाए। कोई भी काम कर सकता है। लोहार का काम कोई अपने को पंडित बोलने वाला भी कर सकता है। ये तो व्यापार है, कोई भी कर सकता है कोई भी काम। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें लोगों को रोजगार सृजन और लोगों को आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बनाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी ये पूरा क्षेत्र असंगठित है। अब इसको संगठित कैसे किया जाए, कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जाए या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आए और अलग अलग क्षेत्रों को लें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मोटर मैकेनिक है। मोटर मैकेनिक का अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम बोलें कि जो सब्जी देने का, सब्जी बेचने का, और सब्जी के अलावा जो नॉन वेज आइटम है उसको बेचने का और पालने का, ये सभी अपने आप में बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं जिन पर अभी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अपने देश में शुद्धता की भी एक बहुत बड़ी आ, एक समस्या है कि शुद्ध चीजें कैसे मिलें। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए हम लोग एक पूरा कार्यक्रम बनाने की, एक कार्य योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण चीजों पर आप सभी लोगों की राय शुमारी और आप लोगों के विचारों के आधार पर एक कार्य योजना का प्रथम ड्राफ्ट इस दिसंबर में रिलीज करने का प्रयास हो रहा है। तो आप सभी के सहयोग से, आप सभी लोगों के इनपुट के आधार पर इसको मनाया जाएगा और फिर इस पे जो है, जो हमारे ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम है उससे जोड़ करके उसी आधार पे काम किया जाएगा। तो इतना ही कहना है। ये जो मैंने बोला, इस लाइन पे अगर डिस्कशन होगा तो शायद हम लोग कुछ अच्छा बना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने विषय सामने रख दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बताई। हमारे प्राचीन काल में ऐसी यजमान व्यवस्था थी, और जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको हम, जैसे एक नाई का था, तो नाई अपने परिवार कुल का एक नाई होता था, वो नाई उसी नाई से वो अपना मतलब हजामत बनाते थे। इसी प्रकार पुरोहित होता था, पुरोहित भी अपने अपने कुल का पुरोहित होता था, तो पुरोहित के माध्यम से अपने उस कुल में सारी व्यवस्था चलती थी। और इसी प्रकार ये छोटे छोटे लघु उद्योग जो थे ना, मतलब दर्जी है और फिर बढ़ई है, यानी इस प्रकार पहले जूते काटने में चमारों की व्यवस्था थी। तो ये अपने उद्योग थे, उद्योग धंधे थे, और उद्योग धंधों के कारण से अपना देश जो है समृद्ध था। और वो व्यवस्था जो है बड़े बड़े मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनी उन्होंने उसको ले लिया है।
तो उसको पुनः दोबारा उस अपने जो यजमानी व्यवस्था जो है ग्रामीण की, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने से हमारा देश जो है वो समृद्ध होगा, पुनः समृद्ध होगा। तो इस विषय पर ही अपना विचार रखेंगे। राजा राम यादव जी ने हाथ खड़ा किया है, तो उनसे निवेदन नहीं करूंगा। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूंगा। यजमानी व्यवस्था में कुछ कमियां भी थी, वो हाँ, जन्म आधारित थी। जन्म आधारित व्यवस्था बनाने के हम सभी पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कौशल आधारित हमको बनाना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं, जिस कौशल में जिसका रुचि है, उसको उस कौशल में एक पूरा सपोर्ट मिले, सामाजिक सपोर्ट मिले, और समाज उसको अपनाए और सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे चला सके वो। तो वो व्यवस्था के जो अच्छे पहलू हैं, जाति व्यवस्था से हटकर, वो हम लोग इसको लेने का प्रयास करें, और जो उसके बुरे पहलू हैं उनको हम बिल्कुल छोड़ दें। बस इतना ही ठीक कहना है। धन्यवाद। ठीक ठीक है, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर राजा राम यादव जी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा अभी वो अपना विषय रखेंगे आज के संदर्भ में। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मैं ट्रेवल में था। अरे आ रही है, आ रही है। आवाज बंद होगी आपकी। राजाराम जी, राजाराम जी की आवाज नहीं आ रही है। तो अभी तक जब तक उनकी आवाज नहीं आती, तब मैं ब्रजेश कुमार प्रसाद DRP उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार रखें आज के विषय में। ब्रजेश कुमार प्रसाद। बलदेव जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं? आ गई आ गई, अब आ गई, सुनाइए। जो जो ग्रामीण सेवा क्षेत्र की बात हो रही है, अभिषेक जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। उसमें हमें 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना है। नंबर 1, जन कौशल। सभी के जनों का 36 इन्होंने बताया, या कुछ हम सेलेक्टेड भी ले सकते हैं। उनका कौशल विकास करना है। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, और उद्यमिता विकास के लिए भी हमने कार्य योजना बनानी है। ये 4-5 पॉइंट है। इनमें सुझाव ये है कि कौशल विकास को मेन ध्यान में रखना है, और उद्यमिता विकास भी ध्यान में रखना है। मार्केटिंग समर्थन चाहिए, चाहे वो किसी की दुकान हो या क्या हो। और इसमें चौथा सुझाव ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी पॉइंट चुनने हैं। अब इसमें कार्य योजना निर्माण की बात कह रहे हैं, वो हम कैसे कार्य योजना निर्माण करें? तो कोई भी कार्य आप बनाते हो इन 36 में से या अलग से, तो लक्ष्य निर्धारण एक शब्द आएगा कि लक्ष्य क्या है, वो सिलेक्ट करना है। कार्यक्रम डिजाइन क्या है, आपने कैसे किसी गांव में या किस में कोई ये करना है, तो क्या डिजाइन है प्रशिक्षण का, क्या डिजाइन है कौशल विकास का, क्या डिजाइन है उद्यम विकास का। और फिर आता है कार्यक्रम चौथा। इस कार्यक्रम को आपने जब शुरू कर दिया, तो इसका मूल्यांकन हम कैसे करें? तो कार्यक्रम करने का जो कदम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कदम है सहयोग। किस गांव में क्या करना है, उसमें सहयोग कितना है, वित्तीय संसाधन किस तरह करने हैं, और प्रशिक्षण कैसे करना है, और क्षमता डेवलपमेंट। जो हम सभी आजकल बात करते हैं कि ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन, लेकिन क्षमता की कोई बात नहीं करता कि उसकी क्लास जाति के ऊपर, जैसे अभी डिस्कशन भी हुआ, ये वो जाति का है तो उसको नौकरी दे दो। उसको क्षमता के लिए तैयार करें। चाहे बार्बर है कि उसकी क्षमता कैसे डेवलप करें, चाहे कारपेंटर है, और चाहे और कोई है। फिर इसका बात आता है कि इनका निर्माण कैसे करें। ये प्लानिंग करनी पड़ेगी हमारे इस कार्यक्रम के थ्रू। और निगरानी तो इम्पोर्टेंट है ही, कैसे निगरानी करें, क्या कोई टीम बने या कैसे बने। और लास्ट में है मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन कैसे करें। तो हमारा ये सहकारिता जो नालंगी साहब जी कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे अच्छा सिस्टम है।
इसको भी ये जो सेवा के क्षेत्र हैं इनमें भी हम जन को कौशल बनाएं, उनको प्रशिक्षण दें, उद्यमिता का विकास करें और योजना बनाएं। ये थोड़ा लंबा विषय है, तो ये मेरी तरफ से तो यही 2-3 बात कहनी थी। धन्यवाद। धन्यवाद राजा राम यादव जी, आपने बहुत ही डिटेल में सारी बात रख दी है। आपने प्रशिक्षण की बात की है, कार्य योजना, मार्केटिंग, महिला सशक्तिकरण, इसका डिजाइन क्या होगा, कार्यक्रम का मूल्यांकन क्या होगा, सहयोग, वित्तीय संसाधन, क्षमता का उत्थान, निर्माण कैसे करें, निगरानी, मूल्यांकन, हर विषय पर आपने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा, एक ब्रजेश प्रसाद जी हैं, विशेष ब्रजेश कुमार प्रसाद जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपना विचार रखें आज के विषय में। उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं अब देवदत्त गंगवार जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय में अपना विचार रखें। देवदत्त गंगवार। और धनंजय सिंह जी हैं, वो भी अपना विचार रख सकते हैं आप। जीवन चंद उप्रेती जी। हाँ, नमस्कार जी, आपको धन्यवाद। और मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। और विषय बहुत अच्छा है। और ग्रामीण का जो हम लोगों की दोनों योजनाएं, जो एक ब्लॉक एडॉप्शन और जो कोऑपरेटिव वाला सिस्टम चला रहे हैं हम लोग, ये लगभग लगभग बिल्कुल वही सटीक बैठता है जो गांव के विकास और उनके उद्योग धंधों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसको तो करना ही करना है। साथ में जो जो विकृतियां आई हैं उसका भी कारणों को देखना होगा, क्योंकि पहले जो समाज था हमारा, ज्वाइंट फैमिलीज थी, उसमें अगर कोई आदमी बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार उसको सपोर्ट करता था और उसको खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती थी, उसका भी जीवन चल जाता था। और इसी तरह से गांव के लोग भी एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो अब क्योंकि जो इधर उधर जो व्यक्तिवाद आ गया, मतलब इंडिविजुअलिज्म आ गया, तो उससे लोग क्या छोटे छोटे यूनिट में बढ़ गए। अपनी शादी करने के बाद मियाँ बीबी और बच्चे, और ज्वाइंट फैमिली का विनाश हो गया। तो उसकी वजह से भी जो हमारे गांव की स्थिति को विकृत हुई है, और उससे जन आधार भी कम हुआ है, और उसके अलावा एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो जहां तक उद्योगों का गांव की बात है, गांव में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि किस क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में होता है वहां पर उसको देख करके उनके एक तो कृषि का है, जैसे जो जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ जो होता है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाए वहाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि हम बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो लोग। तो जब हम उनको उसका ज्ञान देते हैं, ज्ञान देंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे अगर हम लोग गाँव में, और उस गांव के हिसाब से, उसकी जमीन के हिसाब से वहां पर क्या हो सकता है संभव, तो उसकी फसल दूनी तिगुनी भी हम बढ़ा सकते हैं, और उसके जो विकास हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा, गांव में पहले हर तरह के लोग होते थे। जैसे ब्राह्मण हुआ तो पूजा का पाठ करता था, और जो बड़े या अपना और उसका काम करता था, और जो लोहार होता था तो बर्तन बनाने और उसका काम करता था। इसी तरह से जो मकान बनाने वाला है वो उसका काम करता था। तो वो था जातिगत था लगभग लगभग। अब वो भी हमारे समाज की विकृति का अब कारण हो गया, क्योंकि पहले जो जाति आधार था हमेशा, लेकिन ये जाति आधार पर, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि ये जाति आधार पर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, जो लोग उस वक्त के हैं, उनके अंदर एक रेवेंज की भावना आ गई है कि वो यार हम तो, क्योंकि अब उनको संपन्न है, वो उनको बहुत फैसिलिटी भी मिल रही है, तो वो उस अपने पूर्वजों के साथ जो किया गया है उसका भी वो बदला, उनके मन में एक गलत धारणा आ रही है। तो ये बिल्कुल हट जाना चाहिए। बिल्कुल आप स्किल के आधार पर गांव में सारी चीजों को उपलब्ध कराएं, जो बढ़ई है, लोहार है, और ये जो चीजें हैं, और उनको दक्षता वो लेकर के कोई भी उस काम को कर सकता है और पूरे गांव को एक आदर्श गांव बना सकता है। तो मेरे ख्याल से, और जैसे गौशाला होनी चाहिए गांव में, और गोबर का किस तरह से हो, सोलर जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सही ढंग से करें, लेकिन करे कैसे, जब उनको एक ज्ञान होगा। तो हमारा जो ब्लॉक एडॉप्शन है
मैं समझता हूँ, और जो कोऑपरेटिव है इसके माध्यम से हम लोग एक इस तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग देना, गांव गांव में उनको समझाना और उसका विकास करना भी संभव कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद उप्रेती जी, आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है कि संयुक्त परिवार वाली बात जो निकाली अपने, बहुत अच्छी कुटुंब व्यवस्था थी हमारे यहाँ। और संयुक्त परिवार में क्या होता था कि सब एक दूसरे के दुख दर्द में सहयोगी होते थे। और अब ये विकृति आ गई है, जब शादी हो जाती है तो बच्चा अपने अलग परिवार बना लेता है, माता पिता को छोड़ देता है, तो ये बहुत बड़ी विकृति अपने समाज में आ गई है। तो ये संयुक्त परिवार भी हमारे एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, एक समृद्ध व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा आपने यह विषय निकाला है, धन्यवाद। नहीं तो बलदेव जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आज से जो 20-25 साल पहले की बात ही बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। हम जब अपने गांव में जाते थे तो गांव जैसे हमारी गाय भैंस जैसे दूध नहीं दे रही है, ठीक है, तो हमें दूध नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे घर में दूध नहीं है। तो हमको ये उस वर्ष, जिस वर्ष ऐसा होता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वर्ष सबसे ज्यादा दूध मिलता था। उसका कारण ये था कि हर आदमी ले आता था दूध, भाई इनके यहाँ नहीं है, चलो इनके यहाँ दो। तो एक जगह मतलब एक गिलास की जगह हमको 10 गिलास मिलते थे। तो ये बड़ी अच्छी बातें हुआ करती थी। अब क्या है, अब वो सब चीजें बदल गई हैं। तो ये तमाम कई तरह की इन चीजों को भी देखना पड़ेगा जो समाज हमारा विकृत हो रहा है। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जीवन जी, वैसे एक मैं और विषय रखूँगा। जब हमारे यहाँ लड़की की शादी होती थी, तो लड़की की शादी में कोई भी बाहर से मजदूर लाना नहीं पड़ता था। सब लोग मिल-जुल करके सब काम कर देते थे। रसोई से लेकर के बर्तन साफ करने से लेकर हर काम लोग, आस-पास के लोग और पड़ोस के लोग आ जाते थे, सब काम करते थे। और लड़की की शादी में दहेज भी लोग जो हैं वो अपने-अपने घर से लाते थे बर्तन के रूप में। तो बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी व्यवस्था पता थी ही वो। नहीं चलता था, पता हाँ ही जी, हाँ नहीं जी। चलता था, पता ही नहीं हुँ। चलता था। तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, बहुत अब महेश्वरी पांडे जी, आप भी अपना विचार रख दीजिए आज के विषय में। महेश्वरी पांडे जी। जी हाँ, जी हाँ, सभी साथियों को सादर नमन प्रणाम। ये जो आज का विषय है, ये हमें हमारी प्राचीन पद्धतियों से जोड़ने वाला है। जब उप्रेती जी ने जैसा कहा, तो हमें भी, हमारी उम्र तो मात्र 50 से 51 साल है, लेकिन हमने भी अपने बचपन में अपने गांव की व्यवस्था देखी है। वहाँ गांव की हर जरूरतें गांव के लोगों से ही पूरी हो जाती थी। बढ़ई, लोहार और अन्य श्रमिक कामगार और कृषक और पुरोहित और शिक्षक, ये सारी व्यवस्थाएं गांव के भीतर से ही होती थी। इसमें बाहर से किसी का कोई भूमिका और रोल नहीं होता था। लेकिन अब आज के संदर्भ में जब ग्लोबलाइजेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो और बाजारीकरण का शिकार हो चुके हैं, तो चीजें बदल गई हैं। अब वो व्यवस्था तो सपना है, उसके लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन ये जो जो ब्लॉक एडाप्टेशन कार्यक्रम है और जो ग्रामीण व्यवस्था अंगीकरण कार्यक्रम है, इसमें वही चीजें जो है फिर से जोड़ी जा सकती हैं सहकारिता के माध्यम से। वो अब ये जाति आधारित न होकर के पेशा आधारित हो जाएगा। और जो जो भी बेरोजगार हैं, उनको उनको कौशल का प्रशिक्षण दे करके वो वही जाति वाले पेशे, नाई का हो, बढ़ई का हो, पौरोहित्य का कर्म हो, यजमानी हो, और जितने भी हमारी प्राचीन सेवा क्षेत्र हैं। और ये कार्यक्रम जब बना था, तभी ये डिजाइन किया गया था ब्लॉक एडाप्टेशन वाला, कि हम 4-5 इंडस्ट्री में बेसिकली काम करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से, जिसमें एक काउ केटल बेस्ड इंडस्ट्री थी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, और एमएसएमई बेस्ड थी, और एक सर्विस सेक्टर था। सर्विस सेक्टर में ये सारी सेवाएं जो अभी बात हो रही है, सर्विस सेक्टर में ये आ जाती हैं। और ये जो हमारा भारत गठबंधन का जो 21 सूत्री एजेंडा पूरे देश में लागू करने का कार्यक्रम ये बनाया गया था, इसी के माध्यम से बनाया गया था। यही उसका मूल बिंदु था कि इससे हम हम अपने देश में
रोजगार भी बढ़ाएंगे, गरीबी भी दूर होगी, क्योंकि जितने अधिक काम के अवसर पैदा कर पाएंगे हम लोग कौशल बढ़ा करके, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी नॉन स्किल्ड ये पर्सन्स की संख्या बहुत अधिक है, और इसके अभाव में ये बेरोजगारी ये बढ़ती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों का ऐसा वो रहा है कि सब लोग उसी क्षेत्र में भागना चाहते थे, और बाकी एक नॉन स्किल्ड लेबरर, ये दो ही ये ग्रुप बना हुआ था। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ही पिछले दशक में काफी रोजगार सृजित हुए हैं, और लोगों को रोजगार मिले भी हैं आबादी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब रोजगार खोज रहे थे और जितना हम लोगों का एजुकेशन था, उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर आज के दौर में हम होते, हमारी वो नौकरी करने की उम्र होती, तो हमें निश्चित रूप से नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती। तो ये चीजें हैं, ये कुछ परिप्रेक्ष्य बदले हैं, और इस माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला करके हम लोग टीम खड़ी कर सकते हैं ब्लॉक ब्लॉक में, और लोगों को रोजगार और सेवा से जोड़ते हुए फिर जो अपना प्रकृति और मानवता आधारित विकास का पूरा 21 सूत्री कार्यक्रम है, जो भारत गठबंधन का मूल कार्यक्रम है, भारत गठबंधन क्या, भारत को समृद्धशाली बनाने का, और एक एक गौरवशील देश बनाने का, क्योंकि आम नागरिक के होने के नाते हमारी भी भूमिका होती है। हम केवल मतदाता होने तक सीमित नहीं है कि हमने मतदान कर दिया, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी, तो इसमें हम लोग एक सशक्त भूमिका अदा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी महेश्वरी पांडे जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। और आपने जो एजुकेशन के बारे में, मुझे एक याद आ गई, पहले ट्यूशन सिस्टम नहीं होता था हमारे, जब हम पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, तो हमारे जो अध्यापक थे वो अपने घरों में रात को अपने जो कमज़ोर बच्चे थे उनको बुलाते थे, और उनको वहाँ बिना पैसा लिए वो ट्यूशन देते थे, और केवल मात्र शिक्षा दान, मतलब शिक्षा दान जो था वो एक विषय था। आज वो विकृत हो गया, आज ट्यूशन सेंटर खुल गए, और टीचर जो है वो स्कूल में कम पढ़ाएगा और ट्यूशन के लिए बच्चों को बुला लेगा। तो ये विकृति जो आ गई अपने देश में, तो ये बहुत बड़ी एक विकृति आ गई है, इसको भी ठीक करना है। तो बहुत धन्यवाद आपका महेश्वरी पांडे जी। हमारे मध्य अलका ईरानी जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, अलका जी आप भी अपना विषय रखेंगे आज के संदर्भ में। अलका जी, अलका जी मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? अलका जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ अलका जी, आप रखिए विषय आज के संदर्भ में। ओम शांति। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, और सभी अभी क्या है, अभी 6 से 7 में भी एक फॉरेन की, एक अपनी भारतीय एनआरआई आई थी, और वो भी बहुत अपने साथ करने के लिए उत्सुक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दोज एनआरआई विमेन स्पेशली, they are, from what I got, they are not interested in staying, men or women. वो उधर रहने के लिए इतना उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार गए तो है वहां, अभी वापस कैसे, तो यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, क्योंकि भारत में भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता रहा है। तो ऐसे एनआरआईज को अगर हम अपने साथ लेंगे अपनी कोऑपरेटिव्स में, तो हमारे पास मार्केटिंग भी हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के, कि उनके पास भी थोड़े से पैसे भी होंगे, और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एनआरआई जो है वो डबल फॉरेनर्स है, मीन्स उनको यहाँ के कल्चर का भी, वहां भी वो इंडियन कल्चर कंटिन्यू करते हैं, वहां जाके वैसा नहीं कि वो वहां यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। वहां उनकी अपनी अपनी कॉलोनी होती है, घर में अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, खाना भी अपना, और प्रोग्राम्स भी अपने ही करते हैं, दिवाली बोलो ये वो। तो उनको हम अगर हमारे साथ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
धन्यवाद और धन्यवाद। हाँ, हम्म, बोलिए बोलिए। नहीं, और मैंने देखा है कि वो उधर यहाँ इतने खुश नहीं है, क्योंकि वहां उनको कुछ भी करे तो भी दुय्यम सिटीजन का ही दर्जा मिलता है ना। और यहाँ भी अभी मैं जहाँ रहती हूँ एडल्ट केयर सेंटर में, वहां भी वो एक्चुअली दे आर एमिंग एट फॉरेनर्स ओनली, एनआरआईस। एनआरआईस से एनआरआईस के जो मदर एंड फादर्स है उनके लिए रहने का बंदोबस्त है, और उनके लिए उनको पैसा देना इतना भारी नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से हमें अपने एनआरआईस को ही लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरी चीज, राधा स्वामी और ब्रह्मा कुमारी वो भी करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि वो तो बड़ी संस्थाएं हैं और वो चाहते ही है लोगों के लिए कुछ करे, लेकिन वो भी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो हम जो सभी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम उनके साथ पार्टनर हो जाए, एनआरआईज भी चाहते हैं और एनजीओज भी चाहते हैं। तो कहाँ भी हमें लीडरशिप लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने भी बहुत अच्छा एनआरए के बारे में बताया है। और जैसे विदेशों में लोग हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, इसके बारे में इस बहुत बड़ी समस्या है ये, और इसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक 12345 नंबर से हैं, कौन है बंधु? एक तो अपना परिचय दे दें और आप आज के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। देवदत्त गंगवार जी भी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। धनंजय सिंह जी हैं, गोपाल प्रसाद जी हैं, आईफोन, ये जितने भी महानुभाव हैं, सुमेश राजावत जी हैं, तो इनमें से कोई भी अपना आज का विषय के बारे में अपने चर्चा कर सकते हैं। गोपाल प्रसाद जी, आप बोलेंगे कुछ? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं आज के विषय के संदर्भ में इतना मात्र कहना चाहूंगा कि वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है और उसके जो रहनुमा है आरएसएस, तो आरएसएस के द्वारा पुरातन संस्कृति को, पुरातन शैक्षणिक व्यवस्था को आज के परिदृश्य में कैसे लागू किया जाए, इस पर कई एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन एक दो चीज से मैं वाकिफ हूँ, जैसे कि पुनरुत्थान ट्रस्ट, पुनरुत्थान विद्यापीठ। तो पुरातन काल में हमारी शैक्षणिक व्यवस्था कैसी थी, गुरुकुल कैसे काम करती थी, उसका सिलेबस क्या था, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू हो सकता है, इस दिशा में गुजरात में मुख्यालय में और मोहन भागवत जी द्वारा इंदुमती काटदेरे जी को प्रभार दिया गया। ठीक उसी तरह से परिवार प्रबोधन का विषय है, जिसमें संयुक्त परिवार की अवधारणा और आज भी संयुक्त परिवार कैसे कायम रह सकती है, जो परिवार में टूटन हो रहा है, जो डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मानसिक परेशानियों का पेशेंट्स बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसके मद्देनजर परिवार प्रबोधन का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी क्रम में जो आज का विषय आया कि जो हमारा ग्रामीण सशक्तिकरण है, उसमें जो है गार्जियन के रूप में जिस तरह से पूरे एक जजमान को आमंत्रित किया जाता था किसी भी शुभ कार्य के लिए, जजमान से तात्पर्य यह है कि उस अनुष्ठान का जितना भी खर्च है उस जजमान के द्वारा किया जाता था, और इस तरह से उस क्षेत्र में वो बड़ा से बड़ा आयोजन होता था। तो कहते हैं महाजनो येन गतः शपन था, जब पैसा है, पैसा में बड़ा कमाल है, पैसा ही बड़ा बनाता है इंसान को। जिसके पास पैसा है वो तथाकथित रूप से बड़ा है, और उसी को जजमान कहते हैं। तो मैं इस व्यवस्था में चाहे कोई कुछ कहे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत जो अपना मेरा मानना है कि इस जजमानी व्यवस्था के अंदर में सामंतवादी व्यवस्था की भी बू आती है।
और इसमें कुछ लोग अपने 2 नंबर के पैसे को, अपने अहंकार को, अपने काला धन को खपाने के लिए इस तरह का वाहवाही भी ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पैसा शुद्ध कमाई किस तरह का है, पैसा किस मद से आया है, यह देखना भी समीचीन होगा। केवल ये नहीं कि जजमान व्यवस्था आंख मूंद करके हम उसको अडॉप्ट कर लें। आज के भी जब लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में भी कई जगह मैंने सामंतवादी व्यवस्था देखी है। मैं उसका खुद खामियाजा मैंने भुगता है, चाहे वो शोषणकारी पुलिसिया व्यवस्था हो, चाहे शोषणकारी वो आईएएस और आईपीएस की व्यवस्था हो, चाहे वो शोषणकारी सामंतवादी मानसिकता की हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। तो मैं तो इस व्यवस्था का जो निगेटिव पहलू है उसके खिलाफ। बाकी हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो बुराई का खात्मा होना चाहिए और अच्छाई का स्वागत होना चाहिए। मैं इस पहल का इस रूप में देखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी, आपने भी बहुत अच्छा विषय रखा। अब यही यजमान की आपने बात करी कि यजमान यज्ञ कराते थे, खर्च करते थे। तो हमारे यहाँ मान्यता थी कि अपने जो नेक कमाई है, अपने मेहनत की कमाई जो है, उसको ही दान में लगाएं, तब उसका फलदायी होता है। अगर हम ब्लैक मनी के लूट छूट की अगर आप कमाई लगाएंगे तो उससे बुद्धि और विकृत होगी। तो हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी एक व्यवस्था थी, नेक कमाई करो, उसका 10% दान करो कम से कम, है ना, ऐसा कहा गया था। धन्यवाद गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है। अब मैं अगले निवेदन करूँगा। धन्य जी कुछ बोलेंगे? धन्य जी सिंह, देवदत्त गनवार जी, 12345। अगर ये कोई नहीं बोलते हैं तो मैं फिर अपने सुभाष नालंगे से निवेदन करूँगा कि वो आज के विषय में अपना विचार रखेंगे। सुभाष नालंगे जी हैं जुड़े हुए? सुभाष नालंगे जी। एक बात मैं वो अगर आप इजाजत दें तो हाँ बोलूं बोलिए बलदेव बोलिए जी। बोलिए बोलिए हाँ, प्रीति जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो व्यवस्था है, ये हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्लॉग अडॉप्शन वगैरह, इसमें एक पक्ष बहुत ही जिस पर ध्यान देना है मेरे विचार से, वो है नशाबंदी और शराबबंदी। क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो बर्बादी का कारण ये एक बहुत बड़ा है ये, और यह फैशन के रूप में उभर रहा है। और इसको हमें किस तरह से इसको कम करना, नियंत्रण करना और फिर खत्म करना, और कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। और एक बड़ी मैं आपको अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में खलीसैन जगह है, वहां के एक ग्राम प्रधान ने, वो लड़की है, वो है 25 साल की लड़की, जिसने नौकरी छोड़ करके प्रधानी का इलेक्शन लड़ा और जीती। और जीतने के बाद उसने वहां देखा, और उसने इतना जबरदस्त कदम उठाया है कि उसने कहा इस एरिया में अगर कोई शराब पीता हुआ नजर आया तो उसको 10,000 20,000 का फाइन होगा, और वहां शराब उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, उस एरिया के अंदर। तो ये इस तरह के प्रधानों को भी हमको जो है ढूंढ के उनको मोटिवेट करना होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समाज के अंदर हमारे विकृति ला रहा है ये चीजें, नशा और ये जो शराब का है। हमारे इसको कहीं पर भी अगर ये ऐड होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो इस पर काम कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने। थैंक यू। प्रीति जी ने बहुत अच्छा विषय निकाला है। देखिए आज आज के समय में जो शराब है, नशा है, वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। तो ये जो आपने उदाहरण दिया है कि वहाँ एक प्रधान जीती, उसने वहाँ मतलब इसको बड़ी सख्ती से लागू किया, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है और अपने देश के लिए सारा उदाहरण है। ऐसे विषयों को उजागर करना चाहिए और हम चाहेंगे कि इस शराब और नशे की बंदी के लिए
हम वैसे तो आप एक अभियान चला हुआ है, उस अभियान को पुष्ट करने के लिए, उसको और ज़्यादा सहयोग देने के लिए हम प्रयास करें तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि जब युवा नशे विषयी होगा तो देश का कल्याण कैसे होगा? देश को युवाओं ने संभालना है। अगर अपने देश का युवा ही मतलब इस प्रकार का नशे विषय हो जाएगा, जैसे हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक हानि है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि जीवन प्रतिदिन ने जो विषय निकाला है, उस विषय पर गंभीरता से आप विचार करें और फिर उस विषय को ठीक से कैसे देश में लाया जाए, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। अब मैं निवेदन करूँगा सुमेर एस.एच. राजावत हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपना विषय रखेंगे। देवदत्त गंगवार जी हैं और धनंजय सिंह जी हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपना विषय नहीं रखा है, वो कृपया अपना बात रख सकते हैं। 12/345। जिन लोगों ने अभी अपनी बात नहीं रखी है, वो कृपया अपनी बात रख सकते हैं। धनंजय सिंह जी और आईफोन चले गए। सुमेर राजा। आज हम इस स्थिति में बोली। आज बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अभिषेक जी ने हाथ रेज किया है। अभिषेक जी, आप बोलिए। धन्यवाद बलदेव जी। एक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक ये होता है कि जहाँ पे सभी लोग भीड़ डिसाइड करती है सिस्टम को, वहां पर उसके मेरिट डिमेरिट समस्याएं ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। भीड़ जहाँ पे ज्यादा है वो वैसा ही डिसीजन होगा। तो ये जो बनाना रिपब्लिक का सिस्टम होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो एक होता है बिग कोलैप्स, एक बहुत बड़ा कोलैप्स। इसको अगर हम हिस्टोरिकल चेक करें तो जो एक नॉवेल लिखा था शेक्सपियर ने, जूलियस सीजर, उसमें भी इसी बात का हवाला था कि भीड़ के द्वारा लिए गए निर्णय बहुत बार गलत होते हैं। अब इसको हम चीजों से जोड़कर देखते हैं। पिछले 75-80 साल में जो रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तक लिमिटेड कर दिया गया, कंप्लीट सोशल अपलिफ्टमेंट से हटा के केवल और केवल सोशल गवर्नमेंट नौकरी तक ही रिजर्वेशन हुआ। तो उससे हुआ क्या कि जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई क्लास के बेसिस पे कास्ट सिस्टम खड़ा हो गया, जो कि पहले इतना रिगिड नहीं था, अब वो बहुत रिगिड है। क्योंकि जो विषय पे हम बात कर रहे थे और जिस विषय पे हम लोग पहुंच गए, तो थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नियो कास्ट सिस्टम है, ये जो हमारा पुराना कास्ट सिस्टम था उससे ज्यादा डेंजरस है और उसके कई सारे पॉलिटिकल कारण हैं। जो हम सर्विस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर्विस सेगमेंट का क्या असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जो पुश्तैनी धंधे थे वो कोलैप्स कर गए। उनको वो जो है वो जो लोग उसके हुनरमंद थे, उनकी आने वाली जनरेशन ने उनमें से बहुत ने उस पे काम ही नहीं किया, और जिन्होंने काम भी किया तो उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, अपने को अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बन गई कि वो व्हाइट कॉलर जॉब पाने की एक भीड़, एक होड़ सी मची।
कि व्हाइट कॉलर जॉब मिले, हमें भी सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नहीं तो प्राइवेट मिले, प्राइवेट नहीं तो किसी ऑफिस के अंदर बैठने का मौका मिल जाए। अब इससे ये हुआ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है आज की, उसमें जो सर्विस सेगमेंट है, अगर हम अपने सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और अपने सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि पहले जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप, इंडियन जो स्किल्ड मैन पावर थी, जिसका पूरी दुनिया में वो लोहा माना जाता था, आज वो रह नहीं गया है। जो ग्लोबल प्रोडक्शन पावर हाउस बन गया वो चाइना बन गया, इंडिया से चला गया। अब इंडिया में जो थोड़ा बहुत काम है वो बस एग्रीकल्चर से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग सर्विस के वो वाले सेगमेंट पकड़े हुए हैं जिन पे स्किल ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज है और इसी वजह से समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है। हमें कोई भी समस्या को अगर समझना है तो उसको अलग अलग पैरामीटर पे चेक करना होता है, अलग अलग तरीके से उसको जांचना होता है। तो जो समाज में आर्थिक असमानता आई, उसका पीछे कारण ये रहा कि हमारे लोग जो है वो कौशल में पिछड़ गए। किताबों से कौशल ज्ञान नहीं मिलता, सरकारी संस्थाएं कौशल ज्ञान नहीं दे सकती। कौशल ज्ञान लेने के लिए एक लंबी साधना होती है और वो लंबी साधना ले करके जब वो जनरेशन वही काम करते थे तो वो उनके ब्लड में होता था, उनको समझ होता था। और उसी में से जो ऐसे लोग होते थे जो उनको लगता था वो दूसरे फील्ड में काम कर सकते हैं, वो दूसरे फील्ड में करते थे। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे विद्वान अपने अपने फील्ड में जो थे उनके फील्ड से हट के उन्होंने काम किया। कबीर हो गए, रैदास हो गए, ये सब महात्मा लोग थे, बड़े लोग थे। ऐसे दादू, एक पीपा होते थे, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का नाम हम लोग जानते हैं, बहुतों का नाम जानते ही नहीं, जो इतिहास में आया ही नहीं या वो दबा गया कहीं पे। तो सिस्टम क्या था, समाज जो था व्यवस्थित तौर पे चलता था, लेकिन जब राजनीति का प्रभाव बढ़ा तो राजनीति के प्रभाव में ये सारी चीजें जो कमियां हैं सिर्फ कमियां बताई गई। अगर हमें किसी के बीच में लड़ाई लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति की कमियां बताओ, सिर्फ कमियां बताओ, तो लड़ाई लगेगी। लड़ाई लगेगी तो फायदा होगा। और वही हुआ ब्रिटिश काल में, क्योंकि जब उनको लगा कि हम किसी तरह से नहीं कर सकते तो डिवाइड एंड रूल का रूल लाया गया और उन्होंने कुछ मैस्कट चुने, कुछ चेहरे बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे हीरोज का समाज में क्रिएट किए जाते हैं जिनके लोग पीछे फॉलो करें। तो अब ये स्थितियां तो वो स्थितियां थी जो कि एक नए ऑर्डर बनाने के लिए आई, लेकिन जब रोड मैप क्लियर नहीं है तो आखिरी एंड रिजल्ट जो होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। एजुकेटेड बनिए तो बोला गया, लेकिन एजुकेटेड बनिए का मतलब ट्रू एजुकेशन का मीनिंग शायद डिफाइन नहीं किया गया, और वही एक कंफ्यूजन रहा। दूसरा एक और कारण था, हमारे आजादी के आंदोलन के समय हमारे देश का प्रतिनिधित्व, जो देश के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लॉयर थे। सभी लॉयर वर्ग से का प्रतिनिधित्व करते थे, सभी वकील थे, बैरिस्टर थे, जो पढ़ के आए थे या फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो समाज में एक ऐसा तबका आया, लोगों को लगा कि ये लोग तो बहुत विद्वान होते हैं और बहुत वो होते हैं, जो कि थे भी, लेकिन साथ ही साथ गलत रोल मॉडल सेट हो गया। जो मतलब ऐसे लोग थे जो सेवा करके मतलब मेहनत कश लोग थे, कामगार लोग थे, उनको लगा
यार हमने तो पूरी जिंदगी मेहनत करी, जो नेम फेम ग्लोरी मिलनी चाहिए वो तो हमें मिली नहीं, और एक वो लॉयर आया और लॉयर सारा ले गया। तो समाज धीरे धीरे बदला, लॉयर से फिर सीए आए, सीए से फिर और दूसरे प्रोफेशन आए, और आजकल प्रॉपर्टी डीलर घुस गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज जो है उस दिशा में जा रहा है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पतन है। मेहनत कश, कौशल, जिसे बोलते हैं ना कौशल, जिनके पास हो, जिनके पास स्किल्स हो, ऐसे लोगों की भारी कमी है, भारी कमी है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही, किताबों में ही और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में ही स्किल ट्रेनिंग और स्कूल एजुकेशन हो रही है, जमीन पे कुछ है ही नहीं। और लोग जो हैं पुश्तैनी अपने कारोबार छोड़ के बैठे हुए हैं। जबकि मार्केट साइज की बात करें, क्योंकि कोई भी कारोबार कितना बड़ा है उसका मार्केट साइज से अंदाजा लगता है। हर हर एक का अगर कारपेंटर का ही है तो उसका मार्केट साइज हजारों हजार करोड़ रुपए का है। लेकिन लोग हैं, जब हमारी बात होती है, मैं बार्बर से मिला, कहने लगा भैया काम करने वाले मिलते नहीं है। कहने लगे हमारे युवा, जो उत्पत्ति जी ने बात रखी, हमारे बहुत सारे युवा तो नशे में चले गए। फिर इसके बाद कुछ है वो कहते हैं कि भैया हमको तो 8,000 की नौकरी जचेगी, ये हम नहीं काम कर पाएंगे, जबकि इसमें सूखा 50,000 घर ले जा सकते हो तुम। तो ये माइंड सेटअप बन गया। सब्जी का काम है, और जितने भी इस तरह के काम है जिसमें कि थोड़ा सा स्किल लगता है, थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन अब वो उसको प्रेस्टीज के तौर पे देख के और लोग उससे विरक्त हो गए। तो उससे क्या है कि सामाजिक व्यवस्था छिन्न हुई। अब इसमें पहले दूसरे लोग आए, फिर इसके बाद उसमें एमएनसीज घुस गई, और वो सारे उद्योग धंधे और सारे कारोबार, अब जैसे जावेद हबीब का हम बात करते हैं, तो 2,000 करोड़ रुपए का उसने 1,000 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया, केवल और केवल अपने सैलून की फ्रेंचाइजी बेच के। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सैकड़ों ट्रेनरियां हैं, सैकड़ों ट्रेनरियां हैं, जिनकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, और कुछ की तो हजार हजार करोड़ रुपए की है। ट्रेनरी का काम करते हैं। और वो लोग जो पहले काम कर रहे थे अब वो काम कर ही नहीं रहे, वो हवा खा रहे हैं, नशे में हैं। फिर इसी तरह के बहुत सारे पुश्तैनी धंधे थे, और उसको करने वाले, इनके बाप दादाओं के पास हुनर थी, आज उनके पास बचा ही नहीं है, कोई वही नहीं है। उन्होंने एबीसीडी पढ़ी और फिर इसके बाद वो कुछ किताबें पढ़ी, और इसके बाद अब भटक रहे हैं। कुछ उनको काम नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है छोटा मोटा है। 10 में से 1 आदमी को सरकारी नौकरी मिली, 9 आदमी रोड पे आ गए। उनमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो पुश्तैनी धंधा पे पकड़ के काम कर रहे हैं। उनमें से 2 में से 1 अच्छा कमा रहा है, एक वो भी नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि उसने अपने सिचुएशन के साथ, समय के साथ अपग्रेड नहीं किया। एक बहुत बड़ा समस्या है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। इसको हमें देखना है, और हम इस पे कैसे काम करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं, समाज को समाज में एक तरह का हम लोग सहयोग दे सकते हैं, और किस तरह से समाज की सोच बदली जा सकती है, ये एक विषय है जिसी पर एक आप सभी लोगों के विचारों को लेकर एक प्रारंभिक कार्य योजना बना करके इस पे काम करने का है। और आप लोगों के जो राय दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इस पे और राय आएंगी, विशेषज्ञों से बात होगी, और फिर इसके उसको एक प्रारंभिक रिपोर्ट बना के उसको अमली जामा जमीन पे ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम के माध्यम से पहनाया जाएगा। मुझे इतना ही कहना है। बलदेव जी, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत सुंदर विषय रखा है। वो भीड़ का निर्णय, भीड़ कोई भीड़ का जो निर्णय होता है वो उसका लाभ होता नहीं है। निर्णय करने वाले जो लोग हैं वो तपे तपाए लोग हों, ज्ञानवान लोग हों, वो निर्णय करते हैं तो उसका असर होता है समाज पर। येन महाजना येन गता सा पंथा, हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी, जो महाजन जिस रास्ते पर चलते थे सारा समाज उस रास्ते पर चलने लग जाता था। तो ये परंपरा अब समाप्त हो गई है। तो इस बारे में मतलब बहुत अच्छा हमने मतलब ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसके माध्यम से हम समाज को एक ठीक दिशा भी दे सकते हैं,
और समाज की जो विकृतियाँ उनको भी दूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने विषय रखा है अभिषेक जी, धन्यवाद आपका। उप्रेती जी ने हाथ खड़ा किया था। उप्रेती जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जीवन उप्रेती जी। मैं बोल चुका मैं पहले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे साथ कुछ लोग और हैं। शशांक जी हैं। शशांक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार रख सकते हैं। शशांक जी। जी प्रणाम 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 प्रणाम। क्षमा करे, मेरी दिक्कत क्या है ना कि मैं किताबी बातों को समझने में बहुत पीछे रहता हूँ। मेरे को किताबी बातें समझ में नहीं आती है, तो जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, मैं खुश हूँ, और क्या कहूँ। धन्यवाद। आपका जो विचार है उसको बताइए। आप कैसे, मतलब देश के लिए, समाज के लिए क्या उपयोगी हो सकता है आपके अनुसार, बताइए आप। मैं समझ नहीं पाया, क्षमा करें। अच्छा। तो नहीं, अभी अभिषेक जी तो बोलेंगे ये आपने विषय पढ़ा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया। तो मैं ना समझ हूं, मैं तो उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं ना समझ हूं। नहीं नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ना अरे समझ आपको। नहीं नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। और किसी भी चीज के लिए सॉल्यूशन चाहिए या समाधान के लिए जो अगर बात करनी है, तो समाधान जो होता है ना जी, मेरे ख्याल से समाधान एक दूसरे के साथ चर्चा करने के बाद ही समाधान आता है। नहीं तो हर व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान है ही। मेरे पास दुनिया की समस्याओं का समाधान है, आपके पास आपके हिसाब से समाधान है, जितने भी लोग हैं सभी के पास समाधान है। लेकिन वो समाधान, तो जरूरी क्या है कि समाधान जो है वो एक दूसरे के साथ चर्चा करके निकले, तो कहीं तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो क्षमा करे, मैं और मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं नहीं हूँ इस लायक। अगर सामने सामने बैठेंगे तो मैं तो शक पैदा करूंगा, मैं 10 चीजें पूछूंगा, क्योंकि मैं ना समझ हूं। और ना समझ होना ये आज की दुनिया में गुनाह है। मैं मानता हूं या जानता हूं कि मैं ना समझ हूं, तो क्षमा करें, आपका वक्त बर्बाद बर्बाद किया। धन्यवाद। ऐसा शशांक जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं जैसी उप्रेती बोल रहा हूँ। ये आप अपने उससे निकाल दीजिए कि आप नासमझ हैं, क्योंकि हम तो आपको सबसे ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। आप अपनी बात को बिना किसी उसके व्यवधान के, बिना किसी के बात को ध्यान में रखते हुए रख सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए अब क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी पूरक हैं और एक दूसरे की बात सुनना भी चाहिए, और उस सुनने में अगर कुछ कोई गलत भी कह रहा है तो उसको भी इग्नोर करना चाहिए। प्लीज प्लीज आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल हटाइए। और आप ना समझ नहीं है, ये मैं खुद समझ रहा हूँ। तो आप प्लीज अपनी बात को जो कहना चाहते हैं एक्सप्लेन करिए। थैंक यू। उप्रेती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, हम लोग ये जो कुछ चर्चाएं कर रहे, जो कुछ कर रहे, मैं जुड़ा यहाँ पे कब, किस वजह से और कैसे, कि वर्धा में कुछ हो रहा है, भारत भर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग जुड़ के कुछ करने की सोच रहे हैं। तो बहुत उत्साह में मैं था।
और आप होना भी चाहिए, सब लोग बड़े। और मैं मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है सर। अरे आप कल चलिए, आज छोड़िए, लेकिन अब आप जो है अपनी बात को पूर्ण रूप से रखिए और आपको हताश होने की जरूरत नहीं। जितने उत्साह में थे आप, उससे दुगना उत्साह अपना बढ़ाइए। इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। सर जी, हम लोग सचमुच हमारी समस्या जान चुके हैं क्या? और अगर हमारी समस्या जान चुके हैं तो उसके लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग स्थान के हिसाब से। ये हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? तो अगर वैसे नहीं, इसीलिए तो मैंने मेरे ख्याल से पिछली बार बताया भी था कि वर्धा में आने से पहले, ठीक है ना, हम लोग कुछ सोचे तो सही, क्या समस्या है, कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी का सॉल्यूशन निकल आए। समय के हिसाब से प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, जी निकालेंगे, उसके हम लोग हिसाब से। निकालेंगे सर, समझ में। जी जी। शशांक जी, आपके मन की पीड़ा हम समझ रहे हैं। देखिए, मतलब एक सिस्टम यह है कि गेट टुगेदर, इकट्ठे हो जाओ, थिंक टुगेदर, विचार करो और वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करो। यहाँ कोई तानाशाही वाला व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ चर्चा करते हैं और चर्चा का जो निर्णय होता है उस पर हम उसको लागू करते हैं। ऐसे ही व्यवस्था एक होनी चाहिए और उसी व्यवस्था जी को हम करके हम चलेंगे। आप जी हताश मत। हाँ जी, जी, बढ़िया बढ़िया, वही तो होना चाहिए हाँ जी, हाँ जी। और वही हो रहा है। तो इसलिए तो मैं खुश हूँ। मैंने श्री जी को मैं यहाँ ये ग्रुप में इस हम सब में जुड़ा, मैं धन्यवाद देता हूँ श्री जी को कि उनकी वजह से मैं हम अपने सभी साथियों के साथ जुड़ा। तो आनंद है। ये सब सोचने वाले इतने ज्यादा लोग हैं। मेरे ख्याल से एक बार अभिषेक जी ने मौका दिया था, तो उसमें मैंने कुछ कोशिश की थी। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि बहुत लोग कुछ अलग अलग सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समस्या कुछ है ही नहीं, बढ़िया है। और अगर हम लोग इसमें सेटिस्फाइड है, अभी समझिए कोऑपरेटिव का काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के लिए सरकार भी कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सचमुच सोचा क्या, समझा क्या? अगर कोऑपरेटिव के थ्रू हम लोग कुछ काम करने की कोशिश करें या फिर कुछ माहौल तैयार करें, तो उसका परिणाम क्या क्या होगा, उस गहराई तक हम लोग पहुंचे हैं क्या? बिना पहुंचे ही वो करने के लिए कोशिश करेंगे तो भी आनंद ही है ना। समय अपने पास बहुत है, कई हजारों लाखों साल पहले का इतिहास है। तो वैसे ही और हजारों साल, लाखों साल आगे भी बचे हुए हैं ना। तो वो तो चीजें होनी ही है। आज की स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। और मैं क्या कहूँ, मैं तो इस ये बातें करने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन मैं शकी हूँ। मैं किताबी बातों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, या ऐसा सोचिए, या फिर किताबी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ पाती है, तो मैं ना समझ हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो है वो है। मुझको किताबी बातें, ये ऐसा ऐसा है, गुरुकुल ऐसा चल सकता है, कोऑपरेटिव ऐसा चल सकता है,
हमारी संस्कृति ऐसी थी। ये किताबें बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती तो नहीं पड़ती। मैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ ना, और क्या कर सकता हूँ। क्षमा करे, वक्त नहीं मैं बर्बाद करना चाहता, लेकिन आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैंने ये बातें कही। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सुशांत जी, आपका बहुत बहुत आभार। अभी हमारे मध्य 2-3 लोग हैं, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। अब समय होने वाला है तो मैं निवेदन करूंगा, सुमेर सिंह राजावत जी हैं, धनंजय सिंह जी हैं, देवदत्त गंगवार जी हैं, इन 3 लोगों ने अभी कुछ बोला नहीं है तो ये बोल सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। उसके बाद फिर ये मीटिंग जो है उसको हम समाप्त करेंगे। हाँ जी, मैं देवदत्त गंगवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से। बोलिए। विचार रखने के लिए आज कोई बात नहीं थी, आज मेरा कोई विचार बोलने का नहीं, मैं केवल आज सुनने का विचार था। सब सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा विचार आप लोगों का है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और अच्छा करने के लिए हम लोग इस ग्रुप में हैं। तो आज मेरा कोई विचार बोलने का नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद देवदत्त, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सुमेर सिंह। क्षमा करें अभिषेक जी, रिकॉर्डिंग चालू रहते हुए भी मैंने कुछ बातें बोल दी, मुझे माफ कर दीजिए। और ये भी चीजें मैंने बोली क्योंकि मेरा नाम लिया गया और मैं नहीं रोक पाया। क्षमा करें। नहीं नहीं, ठीक है। अब अगर कोई और बोलना चाहते हैं, सुमेर राजावत जी हैं, अगर बोलना चाहते हैं बोलें। धनंजय सिंह, मुझे लगता है कि अब मैं निवेदन करूंगा जीवन चंद उप्रेती जी से कि वो सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य रखेंगे। जीवन उप्रेती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको सुना और बहुत अच्छा चर्चा हुई। और जितने भी यहाँ पर आए हैं महान आत्माएं हैं, और इन सबको मेरा प्रणाम। और जो भी आपस में हम लोग एक परिवार हैं, तो इसको मान के चलिए। और थोड़ा सा अपने को हर एक के दूसरे के लिए त्याग भी करना ही पड़ेगा। तो हर छोटी मोटी चीज को इग्नोर करते हुए हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। जो काम आप देख रहे हैं, ब्लॉक एडॉप्शन और गांव के जड़ तक आप समाज के पहुंचने जा रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत सी बातें ऐसी आएंगी, जो विघ्न बाधाएं होंगी, तमाम चीजें होंगी। उन सब में हमको थोड़ा सा अपना त्याग करके अपने को धैर्य रखते हुए कार्य करना होगा। तो ये हमारा परिवार है। अगर परिवार में कोई अगर गड़बड़ भी कर रहा है तो हम उसको एक तो नहीं कि परिवार से बाहर करें, ऐसा नहीं है। तो उसको धीरे धीरे वो भी हमारे उसमें आ जाएगा। प्लीज प्लीज इसका ध्यान रखिए। और एक परिवार समझ करके हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब तक हमारे मन में त्याग और एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं होगी, इस इतने बड़े काम को हम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। प्लीज, थैंक यू सभी को, और कल मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी, अभिषेक जी और सभी लोगों को। सभी का आभार, धन्यवाद।